शुरुआत करेंगे ओशन करंट्स की डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है ओशन करंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर दैट सर्कुलेट्स इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशंस। अब लेट्स से ओशन करंट्स आ रही थी लेकिन आगे लैंड मास आ जाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर का जो डिक्रीज है वो ऑलमोस्ट नोटिसेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि एनीवे वहां पे ठंडा ही वाटर है, कोल्ड ही वाटर है लोअर रीचेस में, है ना। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैनरी करंट, एक तरफ जो है नॉर्वेजियन करंट। पहली चीज जो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें इनको इंपैक्ट करेंगी, याद रखिएगा रेगुलर पैटर्न्स था, प्लानिटरी विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, लैंड मास कहां पर है, ये चीजें इंपैक्ट कर रही हैं ओशन करंट्स को। ज्योग्राफी की प्रिपरेशन केवल एनसीईआरटी से करें या कोई रेफरेंस बुक भी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस बुक में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेफरेंस बुक ज्यादा बढ़िया है, ऐसे कई सवाल रेज किए जाते हैं ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के दौरान। तो आइए आज हम ऐसी ही एक रेफरेंस बुक से एक चैप्टर कवर करेंगे। ओशनोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस बुक में चैप्टर का नाम है द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। आइए इसको कवर करते हैं। शुरुआत करेंगे ओशन करंट्स की डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है ओशन करंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर दैट सर्कुलेट्स इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशंस। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले एक बेसिक कंटेंट की बात करते हैं। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। लेट्स से हम पोल्स की बात कर रहे हैं। अब वहां पर कोल्ड वाटर रहेगा। नाउ कोल्ड वाटर बीइंग डेंसर सिंक करता है। जब कोल्ड वाटर बीइंग डेंसर सिंक करेगा तो यहां क्रिएट हो जाएगा वॉइड, जिसे भरने के लिए पानी आता है ट्रॉपिक्स से। लेकिन जब ट्रॉपिक्स से पानी पोल्स की तरफ आएगा तो ट्रॉपिक्स पर वॉइड क्रिएट हो जाएगा, जिसे भरने के लिए ओशन की लोअर रीचेस से पानी आता है। इसे कहा जाता है अपवेलिंग ऑफ वाटर। अब याद रखिएगा ये जो पानी आ रहा है इस वॉइड को फिल करने के लिए, याद रखिएगा दिस इज कोल्ड वाटर, ओशन के लोअर रीचेस से आ रहा है और ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स भी लेकर आता है। अब जहां जहां अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है ना, याद रखिएगा वहां बहुत बढ़िया फिशिंग जोन्स भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जहां पर भी अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है उन जगहों पर फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं बेस्ट फिश फूड, तो फिशेस वहां पर इकट्ठी हो जाती है, लीडिंग देम टू, वो बन जाते हैं बढ़िया फिशिंग जोन्स। इसको ऐसे भी समझिए। अब फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स है, वो शैलो वाटर्स में होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो करने के लिए चाहिए सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि ये शैलो वाटर्स में होते हैं, सनलाइट बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रिएंट्स भी यूज होते रहते हैं। अब क्योंकि यहां पर अपवेलिंग हो रही है तो और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी आते रहेंगे, तो अब सनलाइट भी है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी है, तो और ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो होते रहते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स है बेस्ट फिश फूड, तो फिशेस वहां आती हैं और ये जगह बन जाती हैं बेस्ट फिशिंग जोन्स, राइट। चलिए, ये तो मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक चीजें बता दी। कमिंग टू द पॉइंट, अब यहां पर ये जो आपकी करंट है ये कहलाती है सरफेस करंट्स और ये आपकी कहलाती है डीप वाटर करंट्स। 90% होती हैं डीप वाटर करंट्स और केवल 10% होती हैं सरफेस करंट्स। और एक और चीज, जो ये मैप आप पढ़ते हैं इस पे जो हम करंट्स की बात कर रहे हैं ये है हमारी सरफेस करंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रॉपिक्स से पानी पोल्स की तरफ जा रहा है। एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए पानी पोल्स की तरफ
जाते हुए। तो ओशन करंट्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो ओशन करंट्स लार्ज मासेस ऑफ, ध्यान दीजिए, सरफेस वाटर है, राइट, जो सर्कुलेट करता है इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशंस। अब रेगुलर पैटर्न्स क्यों कह रहे हैं? अब देखिए यही मैप हम सब जगह पढ़ते हैं, तो कुछ पैरामीटर्स होंगे जो इनको इस तरह से इंपैक्ट करते हैं कि ये पैटर्न्स निकल कर आते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। आई होप आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पे स्पेसिफिक चीज समझिए, बेसिक की बात करते हैं। हमें पता है सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड है ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स। बियॉन्ड द ट्रॉपिक सन की रेज स्लांटिंग होती है, राइट। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि इक्वेटोरियल जोन के आसपास वाटर कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं वाटर का जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अगर मैं पोलर रीजन्स की बात करूं, वहां आप कहेंगे सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, पानी का टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा कम है, इंसुलेशन स्लांटिंग पहुंच रही है। इसका मतलब है, याद रखिएगा कि वो ओशन करंट्स जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही हैं, वो क्या होंगी? वार्म करंट्स होंगी, उनका हाई सरफेस टेम्परेचर होगा। और वो करंट्स जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, वहां पर क्या होंगी? कोल्ड करंट्स, राइट, उनका लोअर सरफेस टेम्परेचर रहेगा। तो बेसिक से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक और चीज समझते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि रेगुलर पैटर्न्स है ओशन करंट्स के, तो कुछ तो ऐसे पैरामीटर्स होंगे ना कि इस तरह का मैप निकल कर आता है। तो आइए उन पैरामीटर्स को समझते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लैनेटरी विंड्स। आपने ट्रेड विंड्स के बारे में सुना होगा, वेस्टर्लीज के बारे में सुना होगा। आइए इनका इंपैक्ट समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन इसी तरफ क्यों है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन इस तरफ इसीलिए है क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है। अब लेट्स से ओशन करंट्स आ रही थी, लेकिन आगे लैंड मास आ जाए तो ओशन करंट को टर्न तो करना ही पड़ेगा, राइट। आप देख सकते हैं कि अगर बीच में लैंड मास आ जाए तो ओशन करंट को टर्न करना ही पड़ता है, राइट। अब एक और चीज समझते हैं। अब इन्हीं करंट्स पे कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट होगा। उन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में जो प्लैनेटरी विंड्स हैं उनका इंपैक्ट होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन होकर एक पूरी सर्कुलेशन बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस तरह की सर्कुलेशंस बन रही हैं। इन सर्कुलेशंस को कहते हैं जायर्स। और ये जो स्पेसिफिक जायर है इसका नाम है सरगासो सी। ये एक ऐसा सी है जो चारों तरफ से ओशन करंट से घिरा हुआ है। ऑल्सो यहां पर आप देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट को, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये देखिए। अब यहां पर एक चीज समझिए, एक सर्कुलेशन बन गई हमारी यहां पर, एक सर्कुलेशन बन गई हमारी यहां पे। अब जो पानी यहां पर रह गया, समझिए कि उस पानी का क्या हो रहा है ना, अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है। तो जो यहां पर अब पानी रह गया है ये भी कैसे मूव करेगा? वेस्ट टू ईस्ट। इसका नाम क्या है? इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब ये जो पैटर्न है आपको नॉर्दर्न इंडियन ओशन को छोड़ के आप देखेंगे बहुत सी जगह मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर भी देख सकते हैं कि आपको डेफिनेटली जायर देखने को मिलेगा,
राइट। इवन सदर्न इंडियन ओशन में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की सर्कुलेशन है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉनसून की हवाओं का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है। जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी मॉनसून की बात करते हैं तो हम तब भी यही कहते हैं कि एक बार हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरह रहती है, वाटर बॉडी टू लैंड, एक बार हवाओं की डायरेक्शन लैंड टू वाटर बॉडी रहती है। तो मॉनसून का वहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, तो वहां पे इस तरह की सर्कुलेशन आपको नहीं मिलेगी, राइट। एक और चीज समझिए, हमने बात करी थी कि जब पोल से पानी आ रहा है वो ठंडा होगा तो ओशन करंट भी कोल्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, लैब्राडोर करंट कोल्ड, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड। वहीं जो पानी आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल जोन या ट्रॉपिक से आ रहा है वो वार्म होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम वार्म है। अब यहां पे जो लर्निंग है हमारी कि जो भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है वो क्या है, वो बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। तो पहला फिशिंग जोन ऐसा कहां पे है, जहां पे लैब्राडोर करंट कोल्ड और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट मिल रही हैं। दूसरा ऐसा जोन कौन सा है, ओआशियो कोल्ड करंट, कुरोशियो वार्म करंट। तीसरा ऐसा जोन कौन सा है, यहां पे ब्राजीलियन करंट और यहां से आती है फॉकलैंड करंट। तो ये तीनों ही बढ़िया फिशिंग जोन्स माने जाते हैं। रादर इसीलिए आप देखेंगे कि जापान के पास फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। अच्छा, यहां पे ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूं। मान लीजिए आपसे पूछ ले फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। एक तो फिशिंग इंडस्ट्री वहां बढ़िया होगी जहां पर की कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेंगी। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपवेलिंग जोन्स के बारे में, तो अपवेलिंग जोन्स जहां भी होंगे वहां पे भी बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल पेरुवियन कोस्ट के पास। तो ये भी आपने याद रखना है, राइट। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं। आगे जाके हम एक एक ओशन की जो पूरी सर्कुलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे एज पर दिस रेफरेंस बुक। आइए अपने पैरामीटर्स पे वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेटरी विंड्स की। अब देखिए, यहां पे बात हो रही है ट्रेड विंड्स की। ट्रेड विंड्स ट्रॉपिक्स में ब्लो कर रही हैं। ये इक्वेटोरियल वाटर्स को वेस्टवर्ड ले आती है। अब देखिए, इक्वेटोरियल वाटर्स को टुवर्ड्स वेस्ट, राइट। अब जब ये वेस्टवर्ड लेके आती हैं तो आप देखिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स को वार्म कर रही हैं। आप देखिए कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट को वार्म कर रही हैं, है ना। आप इसको ऐसे भी देखिए कि इक्वेटोरियल करंट वार्म वाटर लेके यहां से आ रही हैं और ये ब्राजीलियन करंट यहां पर इनका नाम हो जाता है। लेकिन है तो वार्म वाटर जब इस तरफ आ रहा है, राइट। ट्रॉपिक से वाटर आ रहा है, वार्म वाटर रहेगा। अब यहां पे ना कुछ एग्जाम्पल्स भी बताते हैं। ये देखिए, जैसे वो कह रहे हैं ट्रेड विंड्स नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को मूव करती हैं। अब होता पता है क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है जब इस तरफ से आती है गल्फ ऑफ मेक्सिको से होते हुए फ्लोरिडा से होते हुए आती है, उस समय से फ्लोरिडा करंट कह देते हैं। फिर इसका ऑफशूट बनता है गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट तो आप देख सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनरी करंट है, एक ऑफशूट ये बन गया। दूसरा ऑफशूट इसका जाता है नॉर्वेजियन करंट बन के पोल्स की तरफ, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यही सारी डिटेल्स दे दी क्योंकि यहां पे जो चीज समझने वाली है कि अगर हम देखें तो इतने हाई लैटिट्यूड्स पे जो है हमें कोल्ड वाटर मिलना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे वार्म कंडीशंस क्यों हो रही हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट वहां पर जा रहा है। इसको ऐसे समझिए कि
सेम लैटिट्यूड में एक तरफ कोल्ड करंट है, एक तरफ वार्म करंट है। आइडियली तो इतने हायर लैटिट्यूड पे कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, लेकिन यहां पे वार्म कंडीशंस क्यों है? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट वहां जा रहा है। इसी की वजह से वहां पे पोर्ट्स आइस फ्री रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड भी हो पाती है। तो दिस जोन इज वार्मर देन इट शुड बी एज पर द लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट वहां पर जाता है। एक और पॉइंट जो यहां इंपॉर्टेंट है इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। अब हमें पता है ओशन वाटर का टेम्परेचर इक्वेटर और पोल्स पे अलग अलग है। हमने देखा भी कि फॉर एग्जांपल जो कोल्ड करंट्स थी, फॉर एग्जांपल लैब्राडोर करंट, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, जो इतने हायर लैटिट्यूड से आ रही हैं, ये कोल्ड है ना। तो हमने एग्जांपल्स देखे हैं। इसको एक और तरीका पता है क्या है समझने का? ये देखिए, कोल्ड वाटर का है ना, जैसे हमने यहां पे देखा था कि पोल्स पे कोल्ड वाटर बीइंग डेंसर सिंक कर रहा था, है ना। यहां वॉइड क्रिएट हो रहा था जिसे भरने के लिए ट्रॉपिक से पानी आ रहा था। अब जो ये कोल्ड वाटर सिंक हुआ, ये अपवेलिंग के थ्रू ऊपर मूव हुआ टू फिल दिस वॉइड। तो कोल्ड वाटर था तभी ना सिंक किया। इसका मतलब है कि ये कोल्ड और वार्म के जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये इस तरह की सर्कुलेशन भी कॉज कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल्दो जैसे मैंने कहा, जो हम मैप पढ़ते हैं वो हम सरफेस करंट्स के रेफरेंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और पॉइंट है यहां सैलिनिटी का। अब एक चीज याद रखिएगा, वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी डेंसर रहेगा देन वाटर्स ऑफ लो सैलिनिटी। एक एग्जांपल से समझाती हूं, सिंपल शब्दों में आप समझेंगे। लेट्स से हम मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं और यहां पे अटलांटिक के ओपन वाटर्स की बात कर रहे हैं। अब मेडिटेरेनियन सी का कांटेक्ट विद लैंड बहुत ज्यादा है, तो हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, विच मींस इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगी। अब इवेपोरेशन होके पानी तो इवेपोरेट होता जाएगा, पीछे सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेडिटेरेनियन सी के वाटर में ना सैलिनिटी बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू जो अटलांटिक के ओपन वाटर्स है। तो जब ये दोनों पानी मिक्स होंगे तो मेडिटेरेनियन का पानी, बिकॉज सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, और अटलांटिक का जो ओपन वाटर्स जहां कम सैलिनिटी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसे कई बार स्ट्रैटिफिकेशन बाय सैलिनिटी भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्थ रोटेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको जायर्स के बारे में बताया था कि ये पूरी सर्कुलेशन जब हो रही है तो यहां पे कोरियोलिस इफेक्ट का भी तो इंपैक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। डिफ्लेक्शन भी उसी तरह से ही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस पूरी सर्कुलेशन की आप देखिए क्लॉकवाइज, है ना, और सदर्न हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो कोरियोलिस फोर्स का भी इंपैक्ट यहां पर रहेगा। लैंड की बात करें तो जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर ओशन करंट चल रही है और रास्ते में एक लैंड मास आ जाता है तो वो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन की तरह एक्ट करेगा और पानी को डाइवर्ट होना ही पड़ेगा, करंट को डाइवर्ट होना ही पड़ेगा, है ना। हमने यहां पर भी देखा था, अगर आपको याद हो, कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो करंट को डाइवर्जन लेना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप इसको ऐसे देखें कि साउथ इक्वेटोरियल करंट यदि आ रही हैं और ये इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया तो इनको डाइवर्ट होना ही पड़ेगा, राइट। तो कोई एक एग्जाम्पल आप जरूर याद रख सकते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि मल्टीपल पैरामीटर्स भी किसी चीज को इंपैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हम हर एक पैरामीटर का एक एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर। अब इसको सिंपल शब्दों में समझें तो अगर हम यहां पर देखें, वो कह रहे हैं ओशन वाटर का टेम्परेचर तो वेरी करेगा, है ना। अब अगर मैं सरफेस पे देखूं तो जगह जगह पर वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल पोल्स पे और इक्वेटर पे टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, पर अगर वहीं मैं डेप्थ के पर्सपेक्टिव से देखूं वहां पे डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप रहेगा। तो इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझते हैं, लेट्स से अगर मैं बहुत जेनेरिक बात करूं तो मुझे पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, बियॉन्ड दिस तो सन की रे स्लांटिंग है। तो इक्वेटोरियल जोन्स के आसपास का वाटर क्या होगा, वार्म होगा।
जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी वाटर का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। वही वो बता रहे हैं कि मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ओशन वाटर की बात करें तो इक्वेटर पर ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप बियॉन्ड इक्वेटर जाते जाओगे, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री लैटिट्यूड की ये बात कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर और कम होता जाएगा। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे और ज्यादा कम होता जाएगा। वो कह रहे हैं टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ऑलमोस्ट टू द फ्रीजिंग पॉइंट एट पोल्स। तो वो कह रहे हैं आइडियली तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर कम होता रहेगा, तो पानी पर ओशन करंट्स पे भी इंपैक्ट है। वो कह रहे हैं पर हाँ, एक चीज याद रखना कि ये रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर जो है विद लैटिट्यूड कांस्टेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कई बार और भी चीजों का इंपैक्ट है। कैसी चीजों का इंपैक्ट, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था कि गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट नॉर्वेजियन करंट यहां आता है। अब आइडियली तो इतने हायर लैटिट्यूड्स पे हमारे पास टेम्परेचर कम होना चाहिए, पानी का कोल्ड करंट होनी चाहिए, है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, गल्फ स्ट्रीम का एक ऑफशूट जो नॉर्वेजियन वार्म करंट यहां पे आ रही है। तो वही वो कहने की कोशिश करें कि नॉर्मल कंडीशंस में जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन कहीं कहीं पर कोल्ड और वार्म करंट्स की वजह से वेरिएशन देखा जाएगा। वही वो बता रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये देखिए गल्फ स्ट्रीम का ऑफशूट है ना, ये देखिए नॉर्वेजियन करंट, तो वो कह रहे हैं इसकी वजह से यहां पर सरफेस टेम्परेचर रेज हो जाता है। सो इवन एट दीज हायर लैटिट्यूड्स, राइट, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ये जोन्स आइस फ्री हो जाते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी कुछ पॉइंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए। एक और चीज वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जो वाटर आर्कटिक या अंटार्कटिक से एज कोल्ड करंट आता है, फॉर एग्जांपल वो बात कर रहे हैं लैब्राडोर करंट की, आर्कटिक से आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोल्ड करंट आने की वजह से पार्ट्स ऑफ कनाडा जो इस स्पेसिफिक लैटिट्यूड पर भी है वो आइस बाउंड है फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी पोल से यहां पर आ रहा है। तो यस, मीन एनुअल टेम्परेचर में जो है वेरिएशंस आएंगी, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए। टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर की बात करें तो यहां पे आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जब आप पानी की डेप्थ में जा रहे हैं वहां पे वेरिएशन कैसे होगा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इंसुलेशन का इंपैक्ट तो एक लिमिट तक ही है, उसके बाद धीरे धीरे इंसुलेशन का इंपैक्ट भी कम होता रहेगा। इसका मतलब है पानी का टेम्परेचर भी कम होता रहेगा। लेकिन जब आप लोअर रीचेस की तरफ बढ़ने लगेंगे, वहां तो एनीवे टेम्परेचर कम ही था ना, वहां पे तो एनीवे इंसुलेशन का इंपैक्ट था ही नहीं, राइट। तो ये भी चीज समझनी इंपॉर्टेंट है। रादर इसको ऐसे समझो कि जब हमने अपवेलिंग ऑफ वाटर की बात की थी तो अपवेलिंग में कोल्ड वाटर आ रहा था, क्योंकि लोअर रीचेस में एनीवे कोल्ड वाटर ही है। इसका मतलब समझिए कि इनिशियल लेयर्स में तो इंसुलेशन का इंपैक्ट है, पर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा, राइट। टेम्परेचर जब कम होगा इनिशियली तो डिक्रीज बहुत रैपिड होगा, क्योंकि एकदम से इंसुलेशन का इंपैक्ट कम हो गया, राइट। लेकिन आप समझिए जैसे जैसे आप लोअर रीचेस की तरफ जाते जाएंगे जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो कम होता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर का जो डिक्रीज है वो ऑलमोस्ट नोटिसेबल रहेगा ही नहीं, क्योंकि एनीवे वहां पे ठंडा ही वाटर है, कोल्ड ही वाटर है लोअर रीचेस में, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो टेम्परेचर में चेंजेस ला रहा है, फॉर एग्जांपल इंसुलेशन। तो इनिशियली तो डिक्रीज रैपिड रहेगा टेम्परेचर में, फिर थोड़ा डिक्रीज स्लो हो जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ठंडा ही पानी है, और जब ड्रॉप होगा तो आप देखोगे, और जब आप डेप्थ पे जाओगे तो डिक्रीज ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि बेयरली नोटिसेबल होगा, क्योंकि एनीवे टेम्परेचर जो है बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी रहेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे यूनिफॉर्मली जो है पानी कोल्ड है। अच्छा, इसको ना ऐसे भी समझो जैसे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ये तो चलिए जो हमने देखा वो रेफरेंस बुक में दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी ना 3 लेयर्स में डिवीजन करती है ना। एनसीईआरटी कह रही है पहली लेयर तो वो है ऑलमोस्ट 400 मीटर्स तक जहां पे इंसुलेशन का इंपैक्ट है, टॉप लेयर है ना। सेकेंड लेयर वो कह रहे हैं
यहां पे रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, आप देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सेकेंड लेयर जहां पे रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर है इसे ये कहते हैं थर्मोक्लाइन। और फिर आती है थर्ड लेयर, राइट। तो थर्मोक्लाइन क्या है? वो लेयर जहां पे रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर आपको मिल रहा है। अब यहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है, अब अगर मैं बेसिक्स पे जाऊं तो मुझे पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स है, बियॉन्ड दिस तो सन की रेस स्लांटिंग है ना। तो यहां पे जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का कहना है ये जो 3 लेयर्स हैं, है ना, देखो पहली लेयर में इंसुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो कह रहे हैं ट्रॉपिक्स में तो पूरा साल आपको ये 3 लेयर्स मिलेंगी, राइट। ट्रॉपिक्स में पूरा साल आपको ये 3 लेयर्स मिलेंगी। पर वो कह रहे हैं जब आप बियॉन्ड ट्रॉपिक्स टेम्परेट जोन में जाओगे तो समर्स में आपको ये लेयर मिलेंगी। कब मिलेंगी? समर्स में, क्योंकि समर्स में इंसुलेशन का इंपैक्ट ऐसा होगा कि 3 लेयर बन पाए। और आप जब हायर लैटिट्यूड पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप पोल्स पे जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं और हायर लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो वहां तो एनीवे टेम्परेचर बहुत कम है, वहां पर आपको 3 लेयर्स नहीं मिलेंगी। तो ये भी जो है एनसीईआरटी में बताया गया है, राइट। तो इंसुलेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके रेफरेंस में इसको जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ द ओशन। सैलिनिटी को ऐसे समझते हैं कि क्या पैरामीटर्स है जो सैलिनिटी को इंपैक्ट करें। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स से हम इवापोरेशन की बात करते हैं। अब इवापोरेशन में ना मैं हमेशा मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल देती हूँ कि मेडिटेरेनियन सी का ना कांटेक्ट विद लैंड बहुत ज्यादा है। अब लैंड हीट बहुत जल्दी होता है, तो वहां पे ना इवापोरेशन बहुत होगी। इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगी तो पीछे क्या बच जाएंगे? सॉल्ट्स। तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर यार अदर इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से कि हम बात कर रहे हैं एक वाटर बॉडी की जिसमें कुछ हद तक सॉल्ट है और उसमें और ज्यादा पानी ऐड कर दिया जाए, या इसको ऐसे समझो कि नींबू पानी का ग्लास है, उसमें नमक है, उसमें मैंने और पानी ऐड कर दिया, तो सैलिनिटी तो कम हो गई ना। अब यहां पे क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे और वाटर ऐड हो सकता है? मान लो किसी वाटर बॉडी में रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है तो और ज्यादा पानी ऐड हो गया, सैलिनिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। या फिर किसी वाटर बॉडी में बहुत सारा नदियों से फ्रेश वाटर आ रहा है तो फिर से बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया, सैलिनिटी डिक्रीज हो गई, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेश वाटर के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी नदियां, रादर आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप देखते हैं ना मेजॉरिटी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं, तो बहुत सारा फ्रेश वाटर नदियों का उनमें ऐड होता है और सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। रादर याद रखना BBB, बे ऑफ बंगाल, बाल्टिक सी, ब्लैक सी। बे ऑफ बंगाल, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, तीनों में ही आप देखेंगे रिवर्स के फ्रेश वाटर ऐड होने की वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होती है। अब मेडिटेरेनियन की सैलिनिटी पूछी जाए तो आपको पता है वो होती है हाई। तो ये भी एक तरीके से हम थोड़ा बहुत इमेजिन कर सकते हैं। अब सैलिनिटी को देखने के लिए भी ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। हॉरिजॉन्टल में क्या है जो हम वाटर बॉडीज में बता रहे हैं, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरेनियन सी। वर्टिकल होता है जब हम पानी की डेप्थ के अकॉर्डिंगली बताते हैं। अब आप देखो पानी की भी जब हम बात कर रहे हैं, ओशन की भी, तो आप देखोगे एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे सैलिनिटी में, बेस्ड ऑन कि इवेपोरेशन हो रही है, रेनफॉल हो रही है, फ्रेश वाटर हो रहा है। उसके बाद आप देखोगे सडन इंक्रीज होगा सैलिनिटी में। इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि बहुत ऐसे पैरामीटर्स वहां नहीं आपको मिलेंगे जो सैलिनिटी में वेरिएशन लाए, तो ये सडन इंक्रीज वाला जोन होगा, इसे हैलोक्लाइन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट। चलिए तो बेसिक था, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी वो आपको बता रहे हैं कि ओशंस की एवरेज सैलिनिटी की वैल्यूज आपको बता रहे हैं, पर वो और भी पैरामीटर्स बताते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। जैसे बाल्टिक सी, वो कह रहे हैं फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है रिवर्स का, है ना, मेल्टिंग आइस आती है, तो पानी ऐड हो गया तो क्या होगा? सैलिनिटी लोअर हो जाएगी,
राइट। रेड सी में वो कह रहे हैं भाई इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, और जो फ्रेश वाटर लाती हुई रिवर्स है वो वेरी फ्यू है ना, ऑलमोस्ट जैसे नेग्लिजिबल ही होती है। तो वो कह रहे हैं एवरेज सैलिनिटी, बिकॉज इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, पीछे सॉल्ट बच गया तो सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। तो ऐसे ही 2 से 3 वाटर बॉडीज की सैलिनिटी के बारे में आप पढ़ें। अब यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं वेरिएशन इन सैलिनिटी वेरियस रीजंस की वजह से आती है। जैसे हमने देखा रेट ऑफ इवेपोरेशन, जहां जहां पे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे इवेपोरेशन होगा, पीछे क्या बच जाएंगे सॉल्ट्स, यानी सैलिनिटी हाई, है ना। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। वही वो कह रहे हैं कि टेम्परेट जोन्स है ना, अगर हम हायर लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर लोअर है, लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन है, तो वहां पे सैलिनिटी भी लोअर होगी, राइट। एक और कारण वो कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर ऐड हो जाए, तो वाटर ऐड होने के लिए कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन से ऐड हो सकता है ना, रिवर्स से ऐड हो सकता है, जब आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं उनसे ऐड हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली वेरिएशन देखी जाएगी। अभी कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक्वाटोरियल वाटर्स में, अब एक्वाटोरियल वाटर्स में हमें पता है टेम्परेचर ज्यादा है ना, हमें पता है टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन तो बहुत होगी, लेकिन पैरेलली इवेपोरेशन हो रही है, बादल बन रहे हैं, तो बारिशें भी तो उतनी है। एक्वाटोरियल जोन में तो बारिशें इतनी ज्यादा है। तो वो कह रहे हैं कि हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर्स की वजह से, है ना, सैलिनिटी यहाँ पे लो है। हमें लग सकता है भाई टेम्परेचर ज्यादा है, सैलिनिटी भी तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ भूल जाते हैं कि इक्वेटर पे रेनफॉल भी तो उतनी ज्यादा है। तो इसीलिए स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद करना जरूरी है। अब वहीं जैसे वो बाल्टिक सी की बात कर रहे हैं कि एक तो कोल्डर क्लाइमेट है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पैरेलली वाटर बॉडीज से जो है फ्रेश वाटर ऐड होता जा रहा है, आइसबर्ग से वाटर ऐड होता जा रहा है, तो सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। एक ये डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स भी कह रहे हैं कि जहां पर भी होली या पार्शली एनक्लोज्ड सी होंगे, है ना, फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, है ना कहीं एनक्लोज्ड है ये, यहां पे वाटर्स डू नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशन वाटर, राइट। और ये बहुत ज्यादा ओशन करंट से पेनिट्रेटेड जोन भी नहीं है, तो इनकी सैलिनिटी अकॉर्डिंगली रहेगी। तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं आपको बेसिक याद करना है, लेकिन आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी कि लॉजिक वही है जो हमने शुरू में पढ़ा है, ये जो मैंने एक पेज पढ़ा है, लेकिन जो वैल्यूज है वो आपको एक बार जरूर देखनी पड़ेंगी। सर्कुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, अब ना मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। किताबों में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ लिखा होता है, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाती हूँ, आपने केवल कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम अटलांटिक ओशन की सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब पहली चीज जो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें इनको इंपैक्ट करेंगी, याद रखिएगा रेगुलर पैटर्न्स था ये, प्लैनेटरी विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, लैंड मास कहाँ पर है, ये चीजें इंपैक्ट कर रही हैं ओशन करंट्स को। अब फॉर एग्जांपल नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन इस तरफ क्यों थी, क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ थी। रादर एक और चीज देखिए, साउथ इक्वेटोरियल करंट एक बार तो यहाँ लैंड मास की वजह से डिफ्लेक्ट होती है, ब्राजीलियन करंट बनती है, इसका एक ऑफशूट कैनरीज करंट भी बन के जाता है। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और कैनरीज करंट एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाती हैं, वहां से फ्लोरिडा की तरफ आती है, फ्लोरिडा करंट बनके, और फिर इनका ऑफशूट बनता है वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम। अब यही गल्फ स्ट्रीम जब आगे जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनके इनका एक ऑफशूट आता है और फिर बनती है यहां से कैनरी करंट। ये पूरी सर्कुलेशन है ना, और इसी का एक ऑफशूट जो है जा रहा है एज नॉर्वेजियन करंट टूवर्ड्स पोल्स, है ना। और आप सोचो कि जब ये टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स जा रही हैं तो वहां पे कौन सी हवाएं हैं, वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज का इंपैक्ट रहेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अब जो कोल्ड करंट्स आ रही हैं पोल से, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, लैब्राडोर करंट, है ना, अभी पोल से ठंडा पानी लेते हुए आ रही हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट लैंड मास की वजह से इसकी डायरेक्शन बदल गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ब्राजीलियन करंट, वार्म करंट। अब ये जो नीचे करंट है आर्कटिक सर्कमपोलर करंट, यहां पर सोचने वाली बात है कि ये
पूरी जो करंट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं मिल रही, सदर्न में ही क्यों मिल रही है? इसका कारण ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना लैंड बहुत ज्यादा है, तो लैंड मास का इंपैक्ट बड़ा रहेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में ना वाटर ज्यादा है, लैंड नहीं है, तो आप देखते हो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन ये आगे बढ़ जाती है ना। यहीं पे आप देखिए साउथ अटलांटिक करंट, अब कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर लेके अब आगे ये बन जाती है बेंगोला करंट। तो डिपेंडिंग अपॉन जहां कोल्ड वाटर है, जहां वार्म वाटर है, आप देखेंगे वार्म या कोल्ड करंट्स रहेंगी। तो बेसिक यही रहेगा। अब किताबों में क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन पॉइंट्स तो वही हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए ट्रेड विंड्स का बहुत इंपैक्ट है। वो कह रहे हैं कि अगर आप साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात करें, एक तो कायन करंट में इनका एक ऑफशूट है, एक एज ब्राजीलियन करंट है। तो आपको बेसिक आना चाहिए, है ना। एग्जाम में कोई इसको लिखने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कायन करंट इज जॉइंड एंड रीइंफोर्स्ड बाय नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाती हैं, फ्लोरिडा करंट बनती हैं, है ना। एंड देन गल्फ स्ट्रीम की यहां पर बात हो रही है, देन इसका ऑफशूट आ रहा है गल्फ स्ट्रीम। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया भी था कि रोटेशन का इन्फ्लुएंस रहेगा, वेस्टर्लीज का इंपैक्ट रहेगा। और आप देखिए गल्फ स्ट्रीम के बारे में बता भी रहे हैं, इट रीचेस यूरोप एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और आप देखिए नॉर्वेजियन करंट भी यहां पर याद रखिएगा। अब वही वो चीज बता रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम जो है वेरियस पार्ट्स में, वेरियस डायरेक्शन में जो है पैन आउट करती है ना। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैनरी करंट, एक तरफ जो है नॉर्वेजियन करंट। तो वही कीवर्ड्स यहां पर जो है बताए जा रहे हैं, राइट। अगेन आप देखिए कैनरीज करंट पे आ गए। कैनरीज करंट जो है साउथवर्ड फ्लो होते हुए ये पूरा सर्कुलेशन बना देती है। अब सर्कुलेशन में भी देखिए क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है ये, है ना। तो हमने पहले भी पढ़ा था ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और इस जाया का मैंने आपको नाम भी बताया था, सरगासोसी, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सरगाजम वीड के नाम पे ये नाम आया हुआ है ना। तो ये भी चीजें बहुत जरूरी है कि ये इकलौता ऐसा सी है जो हर तरफ से ओशन करंट से घिरा हुआ है ना। अब देखो ये बता रहे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट कोल्ड वाटर्स आ रहे हैं, लैब्राडोर करंट कोल्ड वाटर्स आ रहे हैं। फिर ये बता भी रहे हैं कि लैब्राडोर करंट गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट से मिलता है। यहाँ न्यू फाउंडलैंड शब्द यूज होता है इस जगह के लिए। और यहाँ पे आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग जोन भी होते हैं, राइट। अब वो साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात कर रहे हैं कि एक पार्ट हमने देखा काइंस करंट, दूसरा पार्ट हमने देखा लैंड की डिफ्लेक्शन की वजह से लैंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसे, उसकी वजह से ये वार्म ब्राजीलियन करंट की फॉर्म में यहां पर आ जाता है। तो वही पैरामीटर्स आप देखेंगे बार बार यहां पे दिए हुए हैं। अब वो सिमिलरली बता रहे हैं कि सादर्न हेमिस्फीयर में आ जाओ, हायर लैटिट्यूड्स में सादर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज का इंपैक्ट है। तो वही वो बता रहे हैं कि आप यहां पर भी, तो जैसे आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज की बात की थी, सादर्न हेमिस्फीयर में भी कीजिए, है ना। कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट भी सोचिए, डिफ्लेक्शन तो रहेगी। तो वही बता रहे हैं कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये जो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है, ये साउथ अटलांटिक करंट बन के ये अल्टीमेटली जो है डाइवर्ट हो जाती है एज कोल्ड बेंगोला करंट। अब आप पूछोगे कोल्ड क्यों है? आप देखो पानी हायर लैटिट्यूड से आ रहा है, इस करंट की वजह से कोल्ड पोलर वाटर्स जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के हैं ये ट्रॉपिक्स में आ रहे हैं, राइट। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्लीज इंपॉर्टेंट है यहाँ, राइट। और वही चीज वो बता रहे हैं कि बेंगोला करंट आई, अब ट्रेड विंड्स चल रही थी, तो ट्रेड विंड्स की वजह से आगे जो है ये मर्ज कर जाती है, इनकी डायरेक्शन हो जाती है और ये मर्ज कर जाती है टुवर्ड्स साउथ इक्वेटोरियल करंट। पैसिफिक ओशन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट अब फिलीपींस के पास आने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाएगा एज कुरोशियो करंट। अब जैसे ही कुरोशियो करंट आ गई ना, आपने ओवाशियो कुरोशियो करंट याद रखनी है कि यहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन्स होंगे, है ना, क्योंकि कोल्ड करंट वार्म करंट मिल रही है। अगेन वन ऑफ द रीजंस कि जापान की फिशिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है ना। अगेन आप देख सकते हैं पूरा जायर कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे
अब साउथ इक्वेटोरियल करंट है, अब जब ये टर्न कर जाएंगी यहाँ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो जाएंगी, इनकी वजह से ही ट्रॉपिक्स का पानी टेम्परेट तक आएगा। लेकिन अब हायर लैटिट्यूड्स में आके इन पे वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट हो गया, तो अब ये साउथ पैसिफिक करंट हो जाएंगी, है ना। अगेन यहाँ पे पहुंच के आप देखोगे चिली की टिप से ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी और पेरुवियन करंट की तरह डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया रहे। अब देखो वही वो चीज बता रहे हैं कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वेस्टवर्ड जाती है ना, इक्वेटोरियल काउंटर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिर वो बता रहे हैं पैसिफिक ओशन का ना एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और लैंड बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू अटलांटिक। तो वो कह रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन द इक्वेटोरियल करंट एज कंपेयर टू अटलांटिक की इक्वेटोरियल करंट वो पैसिफिक में बहुत ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं, आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, है ना, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ फिलीपींस जाके आप देख सकते हैं कुरोशियो करंट बन जा रही है। और कुरोशियो करंट की जब भी मैंने बात की है आपने हमेशा याद रखना है ओवाशियो कुरोशियो, राइट। अब साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात कर रहे हैं, वो इस तरफ क्यों है, क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ये है। इन्हीं की वजह से आप देखेंगे जब व्हेन इट फ्लोज साउथवर्ड्स, है ना, अलोंग द कोस्ट ऑफ क्वीनलैंड्स, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये, राइट। तो इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की तरह बन गई। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्हीं की वजह से वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स टेम्परेट जोन में आ रहे हैं, राइट। अब क्या होगा ना, दिस करंट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, क्योंकि अब ये हायर लैटिट्यूड्स पे आ चुकी हैं। इट मर्जेस विद द पार्ट ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यानी इसके साथ मर्ज करके ये साउथ पैसिफिक करंट बना रही हैं। ये देखिए साउथ पैसिफिक करंट। अब यही साउथ पैसिफिक करंट जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है बाय द टिप ऑफ चिले, तो ये टर्न कर जाती है नॉर्थवर्ड एज पेरुवियन करंट, राइट। तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर पेरुवियन कोस्ट आप याद रखना, यहाँ पे कोल्ड करंट है ना, तो कोल्ड कंडीशंस हैं, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल की बात नहीं होती, प्रैक्टिकली रेनलेस होते हैं ये। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात याद रखना, पेरुवियन कोस्ट में ना अपवेलिंग ऑफ वाटर होता है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया फिशिंग जोन्स यहाँ होते हैं। यहाँ पे रिच होता है ये जोन इन मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो फाइटोप्लैंक्टन्स याद रखिए, अपवेलिंग याद रखिए। यहाँ पे एक और चीज भी है, यहाँ पे ना बहुत सारे सी बर्ड्स गैदर करते हैं बिकॉज दे फीड ऑन द फिश। अब उन सी बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं वो एक वैल्यूबल सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर भी मानी जाती हैं। अब यही पेरुवियन करंट इवेंचुअली लिंक कर जाती है टू साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये पूरा आपका साइकिल जो है हो जाता है, completes the cycle of current in the South Pacific। तो आप देख रहे हो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर्स है, अगर आपको बेसिक आता है ना आपको पूरी चीज समझ में आएगी। इंडियन ओशन की सर्कुलेशन की जब आप बात करेंगे तो ये बात ध्यान देने वाली है कि साउथ इंडियन ओशन की सर्कुलेशन देखिए और नॉर्थ इंडियन ओशन की सर्कुलेशन देखिए, डिफरेंस आपको नजर आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्थ इंडियन ओशन में ना मॉनसून का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि मॉनसून की जो विंड्स हैं आप देखेंगे समर्स में वाटर बॉडी टू लैंड जाएंगी, विंटर्स में ये लैंड टू वाटर बॉडी आएंगी। तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इनका इंपैक्ट कि इस तरह की सर्कुलेशन नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नहीं बनती। रादर आप देखिए इक्वेटोरियल करंट टर्न साउथवर्ड्स, राइट, पास्ट मैडागास्कर, है ना, और आप देख सकते हैं अगुलास करंट है यहाँ पे, है ना, मोजाम्बिक करंट है यहाँ पे जो कि वार्म वाटर लेकर आ रही है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम मोजाम्बिक करंट की बात करें, इट टर्न्स ईस्टवर्ड्स, राइट, और फिर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडियन ओशन में कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट्स होता है। क्यों? क्योंकि मॉनसून का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। सो बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मॉनसून विंड्स यहाँ पे सादर्न इंडियन ओशन जैसी आपको सर्कुलेशन नहीं दिखती। रादर यहाँ पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट ऑफ विंड्स नजर आता है क्योंकि मॉनसून की वजह से यहाँ पे पैटर्न बदलता है। रेफरेंस बुक में रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर में क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। 2-3 चीजों पे यहाँ फोकस है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है टुवर्ड्स द सी।
है ना, कि कॉन्टिनेंट अभी एक्सटेंड हो रहा है और ऊपर वाटर है ना, सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंट एज। अब इसको ऐसे समझो, कैसे बन रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक तरीका क्या है वो बता रहे हैं। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं। मेनी पीपल रिगार्ड दैट, लेट्स से यहाँ पे कॉन्टिनेंट था और जो ओशन है उसमें राइज हो गया। ओशन में राइज होने की वजह से कॉन्टिनेंटल, या इसको ऐसे समझिए सी लेवल राइज होने की वजह से कॉन्टिनेंट के ऊपर पानी आ गया। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कई बार रिगार्ड किया जाता है एज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो कि सबमर्ज हो गया क्योंकि राइज इन सी लेवल हो गया। एक और तरीका कहता है कि हो सकता है जो रिवर्स आके ओशन में गिरती हैं उनके साथ जो सेडिमेंटेशन आई है, वो सेडिमेंट जब सेटल हुई तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गए। तो वो कह रहे हैं कन्वर्सली सच शेल्फ माइट हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सर्टन, फॉर एग्जाम्पल रिवर बॉर्न मटीरियल्स या लैंड डेराइव मटीरियल्स, है ना। एक और चीज वो बोल रहे हैं कि आप देखोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ना, इनकी विड्थ सब जगह सेम नहीं है। कहीं बहुत एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी, कहीं नहीं होगी। तो यहां बताया जा रहा है कि स्मॉलर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुड हैव बीन कॉज्ड बाय वेव इरोजन। तो वो कह रहे हैं वेव इरोजन की वजह से लैंड इरोड हो गया होगा और कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटी हो गई होगी। तो आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है शैलो वाटर्स हैं, यस, लेकिन कहीं इट विल एक्सटेंड टू अ फ्यू माइल्स, कहीं बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाउएवर कुछ हद तक ग्रेडियंट यहां पर आपको मिलेगा। अब अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ना सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? सबसे पहले तो आप समझिए ये शैलो वाटर्स है। शैलो वाटर्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि बेस्ट फिश फूड होते हैं, इसीलिए वहां पे फिशेस भी आती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी रिच फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप याद कर लेना। अब एक और चीज समझो, कनेक्शन कैसे होता है मेंस में। अगर आपको फिशिंग इंडस्ट्री पूछी जाए, एक पॉइंट आपने क्या लिखा था, कोल्ड और वार्म करंट जहां मिली। एक पॉइंट आपने क्या लिखा था, जहां पे अपवेलिंग ऑफ वाटर हुआ। तीसरा, जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रेफरेंस होगा। इन एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद रखें। फिर वो कह रहे हैं कि ये जो कोल्ड अंडर करंट्स हैं उनको भी जो है लिमिट करते हैं। आप इसको ऐसे समझो, है ना, यहां पे कोल्ड अंडर करंट्स हैं तो उनको यहीं तक लिमिट करके रखते हैं। ऑल्सो वो कह रहे हैं कभी कभी ना शिपिंग को भी हिंडर करते हैं, है ना। तभी आप देखते हो जैसे शिप आ गई यहाँ पे, अब वो ऊपर नहीं जा पा रहे, तभी जब हाई टाइड होगा तभी ये शिप ऊपर जाएगी। तो कभी कभी ये शिपिंग को भी हिंडर करते हैं, पर जब हाई टाइड होगी तो शिप ऊपर इजीली पहुंच सकती है। नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। आप देख सकते हैं अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड देन द स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एज पे, है ना, इस एज को आप देखोगे कहा जाता है शेल्फ ब्रेक। इसके एज पे एक अब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट आता है जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप बन जाता है। यहाँ पे एक और टर्म पे जो है ये रेफरेंस बुक फोकस करती है विच इज कॉल्ड एबिसल प्लेन। आप देख सकते हैं एबिसल प्लेन। पहले ऐसे लगता था कि शायद ये पूरा प्लेन ही है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं है। इवेंचुअली पता लगा यहाँ पे सी माउंट्स हैं, गुयोर्ड्स हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स। फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स को गुयोर्ड्स कहते हैं। वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, ट्रेंचेस है, बहुत कुछ पता लगा। तो इनिशियली तो माना जाता था कि ये पूरा पार्ट फीचरलेस है, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि एबिसल प्लेन लेवल नहीं है, यहाँ पे ट्रेंचेस, बेसिन्स, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं। लेकिन ये है क्या, ये बियॉन्ड जो आपका पूरा कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसके बियॉन्ड जो एक पूरा ओशन फ्लोर है, अनड्यूलेटिंग प्लेन है, उसे जनरली टर्म किया जाता है एज एबिसल प्लेन। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिन पे रेफरेंस बुक जो है उसका फोकस रहता है, इसीलिए पूरा कंटेंट मैंने कवर किया है सो दैट रेफरेंस बुक आपसे छूट ना जाए। मीनवाइल आप इन 2 लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने इंडिया के क्लाइमेट को और माउंटेन्स को एक्सप्लेन किया है। ज़रूर इनसे जुड़ें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक।